नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करेंगे गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिभुज, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट कहते हैं हमें समझ नहीं आते। इसके में 10th क्लास में भी चैप्टर है, 9th में भी है, 8th में भी है, 6 7 से तो स्टार्ट ही हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए अपने को त्रिभुज के बारे में कुछ बातें जो समझनी बहुत अनिवार्य है। तो बात करते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर देखिए क्या चीज होता है त्रिभुज। त्रिभुज भी कहते हैं, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपकी 3 भुजाएं हैं। मान लेते हैं हम ये ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर कुछ बातें हैं जो अपने को बिल्कुल समझ आनी जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी शीर्ष। शीर्ष यानी कि वर्टिक्स, शीर्ष। तो इसके अंदर 3 शीर्ष हैं। ये जो पॉइंट है ये इसके शीर्ष कहलाएंगे। तो इसके 3 शीर्ष होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके शीर्ष 3 होते हैं, 3 शीर्ष। और इसमें शीर्ष अपने पास A, B और C। ये 3 शीर्ष हैं। इन शीर्षों को एक एक पॉइंट से ही बोला जाएगा, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। अब दूसरी बात करेंगे इसके अंदर 3 भुजा हैं। अब भुजा क्या होती है और भुजा की डेफिनेशन क्या होती है। भुजा यानी कि 2 बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस है उसे भुजा कहते हैं। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस यानी कि ए बी जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसकी भुजा है। ठीक है, इसी प्रकार बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ए सी या सी ए कुछ भी कह लो आप, ए सी, ये 3 भुजाएं होगी इसकी। तो त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष, 3 भुजा। तीसरी चीज होती है इंपॉर्टेंट इसके अंदर 3 कोण यानी कि 3 एंगल। अब कोण के लिए क्या होता है, तो अपने सीधे सीधे बोल देते हैं बच्चे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। लेकिन कोण ए क्या है, देखिए कोण ए अपने बोल दे लिख दे कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इसके अंदर कोण ए की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो रेशियो है, जिस पॉइंट से ये 2 लाइनें निकली है, तो कोण की परिभाषा के अनुरूप चलना चाहिए अपने को। भुजा क्या होती है, कोण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। कोण क्या होता है, किसी भी एक बिंदु से 2 किरणें निकलती है, वो जिस अनुपात में या जिस रेशियो में निकलती हैं वो होता है कोण। ठीक है, अब इस कोण को जब हम नाम लेंगे त्रिभुज के लिए, स्पेशल त्रिभुज के लिए बात करेंगे, कोण ए की होगी तो इस ए को हम बीच में लिखेंगे, यानी कोण ए को हम इस तरीके से लिखेंगे, कोण BAC। ठीक है, या CAB कह लो आप इसको। दूसरा है कोण B। कोण B का मतलब हो गया ABC या CBA कह सकते हैं अपने। इसके अंदर जो कोण की बात करें वो बीच में आना जरूरी है। ठीक है, यहां पर कोण B की बात हो रही है तो B बीच में आएगा, कोण A की बात हो रही है तो A बीच में आएगा। इसके बाद कोण C के लिए C को बीच में रखो आप, ACB कह लो या BCA कह लो, कुछ भी कह लो इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो चीज जिस कोण के रिलेटेड बात करें वो बीच में आना चाहिए और कोण को लिखने का ये तरीका होता है। अब मान लेते हैं हम इसके अंदर कोई एक ऐसी कोई भी लाइन इसके अंदर से हम यदि खींच देंगे तो देखिए कोण यहां पर 2 चीजें बन गई। अब ये 2 कोने भी एक तरीके से ए ही है। आप बात करेंगे तो यहां पर यदि डी होगा तो इस कोण के लिए ये हो जाएगा कोण BAD। अब इस कोण के लिए ये हो जाएगा कोण CAD। अब बड़े त्रिभुज के लिए कौन हो जाएगा BAC। बात तीनों पे ए पॉइंट की आ रही है, लेकिन कौन सा कौन है इसके लिए पता हमें इन चीजों से लगता है, 3 पॉइंटों से। कौन का पता लग गया अपने पास बीच वाले पॉइंट से, बाकी ये कहां खत्म हो रहे हैं इन पॉइंटों से कौन का पता लगता है। तो त्रिभुज के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट बातें होती है भी। एक 3 शीर्ष होते हैं इसके अंदर, 3 कोण होते हैं, 3 इसके अंदर भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के दूसरी बात यह होती है कि त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार इसके पर भी बात करेंगे, लेकिन अपने पास ये 3 बातें होने से त्रिभुज पूरा नहीं हो जाता। त्रिभुज के सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके तीनों कोणों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होगा।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। दूसरी बात, त्रिभुज के अंदर ये चीज होती है कि इसकी कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, ग्रेटर देन तीसरी भुजा। ये अधिक का निशान है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी भुजा से अधिक होगा, ग्रेटर देन का साइन है, तो इसको हम यहां अधिक भी कह सकते हैं। तो यानी कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा होंगी, उनका जो मेजरमेंट यानी उनका नाप जो होगा, उनका योग तीसरी भुजा से सर्वदा ज्यादा होगा। ठीक है, ये इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं त्रिभुज की, और ये इनकी उपस्थिति होती है त्रिभुज के अंदर, और ये त्रिभुज की विशेषताएं होती है। अब त्रिभुज के प्रकार के अंदर क्या बात करते हैं अपने? त्रिभुज देखिए, दो आधार पे इसका बंटवारा होगा। सबसे पहले बात करेंगे भुजा के आधार पे, उसके बाद बात करेंगे कोणों के आधार पे। भुजा के आधार पे इसका बंटवारा होगा, तीन प्रकार के त्रिभुज होंगे भुजा के आधार पे। एक बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। पहला त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्केलन। ठीक है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है आइसोस्केल, इंग्लिश में इसे कहा जाता है आइसोस्केल ट्रायंगल। तीसरी है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये होते क्या हैं? विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होती है? तीनों भुजाओं की जो माप होती है अलग अलग होती है। तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होगी, डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होगा? इसकी दो भुजाओं की माप सेम होगी, यानी एक जैसी होगी। दो भुजा समान होंगी, तीसरी अलग हो जाएगी। और इक्विलेटर यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान होगी। ये होता है त्रिभुज की तीन प्रकार, किस आधार पे? भुजा के आधार पे। अब बात करते हैं अपने कोणों के आधार पे। इसके कोणों के आधार पे देखिए, इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक कोण यानी कि वन एंगल, एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा। बाकी दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, पर ये ध्यान रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। एक 90 हो गया मान लो, दूसरा 30 है तो उसके बाद तीसरा 60 हो जाएगा। इन तीनों का योग 180 डिग्री हो गया। दूसरी बात, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज के अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक कोण जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा। एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, तब वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरी चीज होती है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? तीनों कोण 90 से कम होंगे। तीनों कोण 90 डिग्री से कम। तो देखिएगा, कोण और भुजा वैसे होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल समरूप है, लेकिन उसके हिसाब से इनके नाम हो जाते हैं। समकोण समद्विबाहु हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो सकता है। ये एक दूसरे के समावेशी होते हैं, तो उसको दोनों का नाम मिला के कह देंगे। जैसे मान लो
एक त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसके एक कोण तो 90 डिग्री का हो, बाकी दोनों भुजाएं बराबर हो। मान लेते हैं ये दो भुजा बराबर है और एक कोण 90 डिग्री का है, तो इसको हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्योंकि इसके अंदर एक कोण 90 का भी है और दोनों भुजाएं बराबर भी है। पर ये ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके सामने वाले जो कोण है ना, ये भी बराबर बराबर होंगे। अब जाहिर सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, इसमें से एक कोण 90 आ गया, बाकी दोनों कोण बराबर बराबर के होंगे, तो कितने कितने के हो जाएंगे, 45 डिग्री के। ठीक है, ताकि तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो पाएगा। तो ये एक दूसरे के समावेशी भी हो जाते हैं। तो त्रिभुज के अंदर प्रकार की बात करेंगे तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पे होते हैं विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। कोणों के आधार पे होता है समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज के प्रकार है। त्रिभुज के अंदर और भी कई चीजें होती हैं जिसके ऊपर अपने बात करेंगे आगे, और ये बातें जब तक हमारे पास स्पष्ट रूप से नहीं पता होगी तब तक हम 10वीं क्लास का वो त्रिभुज वाला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा किस तरीके से करेंगे। तो देखिएगा, अब बात करते हैं त्रिभुजों के बीच संबंध। संबंध 2 प्रकार से होते हैं। संबंध यानी कि रिलेशन। संबंध क्या होता है, संबंध के लिए हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, 2 चीज का होना बहुत ही अनिवार्य है। मान लो किसी व्यक्ति को यदि मैं सीधा खड़ा कर दूं, भी बताइए आपका क्या लगता है, तो जाहिर सी बात है वो पूछेगा कौन क्या लगता है। ठीक है, अब किसी एक व्यक्ति को रिलेशन दूसरे से पूछने के लिए 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करनी जरूरी होगी। तो तुलनात्मक रूप से जो चीज होती है उसको अपने रिलेशन कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब संबंध की बात करते हैं। संबंध मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं यहां पर। एक होती है सर्वांग समता, ठीक है, दूसरी होती है समरूपता। ये 2 प्रकार से इसके संबंध होते हैं, सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता जैसे इसके नाम से ही है, सर्व अंग समान। भी ऐसे त्रिभुज, 2 त्रिभुज जिनके सभी अंग समान होंगे वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग समता। समरूपता इसके नाम से होता है, ऐसे 2 त्रिभुज जिनके रूप समान, तो वो गया समरूपता। सर्वांग समता को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्ग्रेंट और समरूपता को कहा जाता है सिमिलरिटी। अब सर्वांग समता क्या होती है, मान लेते हैं अपने पास, इसके बीच में मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि सर्वांग समता के लिए क्या एग्जांपल होगा। जैसे बात करते हैं अपने 2 हाथी बिल्कुल एक जैसी उम्र के, बिल्कुल एक जैसे डील डॉल वाले, तो वो क्या होंगे, बिल्कुल सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी जैसी सूंड उसकी होगी पहले वाले हाथी की, वैसी दूसरे वाले की होगी। जितनी उसकी पैरों की लेंथ होगी उतनी उसकी होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, सर्वांग समता के लिए इन दोनों को अपने मान सकते हैं, इनके दोनों के सर्वांग है समान है, तो उसे हम कहेंगे सर्वांग समता। यानी कि एक जैसी उम्र के 2 हाथी वो सर्वांग सम हो जाएंगे। समरूपता में क्या होगा, इनके समरूपता के अंदर क्या होगा, रूप तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अनुपात के अंदर थोड़ा सा फर्क है। एक हो सकता है छोटा और एक बड़ा है। तो हम बात करते हैं एक हाथी है और एक हाथी का छोटा हाथी है, छोटा सा बच्चा है, तो वो दोनों क्या एक जैसे रूप वाले हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूपता। सर्वांग समता की 3 रूल होते हैं, 3 नियम होते हैं। सबसे पहले होता है नियम इसका भुजा भुजा भुजा। देखिए इसको मैंने 3 बार लिखा है, वैसे इंग्लिश में कहा जाता है एसएस रूल। ठीक है, साइड साइड साइड, एस फॉर साइड। 3 भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, इस नाम से ही जाहिर है भी ऐसे 2 त्रिभुज जिसकी भुजाएं, तीनों भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बिल्कुल समान है, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं मैं आपको 2 त्रिभुज बना देता हूं। एक त्रिभुज ये है,
दूसरा बिल्कुल इस जैसा ही बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ये दूसरा त्रिभुज है। मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी है और ये है पी क्यू आर। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या है, मान लेते हैं इसकी ए बी की जो लंबाई है वो 5 है और यहाँ पी क्यू की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। बी सी की लंबाई मान लेते हैं 6 सेमी है, इधर से क्यू आर की लंबाई भी 6 सेमी है। अब बात करते हैं ए सी की लंबाई 4 सेमी है, इधर से पी आर की लंबाई भी 4 सेमी। हमने देखा इन दोनों त्रिभुज के अंदर इसकी जितनी भुजा की लंबाई है उतनी इसकी भुजा की लंबाई, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर बराबर है। तो सर्वांग समता को शो यानी कि दिखाने के लिए इस निशान का प्रयोग किया जाता है, बराबर का निशान, उसके ऊपर ये इसे कहते हैं समरूपता। और यानी कि अब जैसे पता लग गया भी ये है समरूपता का निशान, तो बराबर समरूपता यानी कि रूप भी बराबर है और बिल्कुल समान समान है तो वो सर्वांग सम हो जाएगा, और जिसमें केवल रूप बराबर रूप समान है तो हो जाएगा समरूपता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, तो यहां हम सीधा लिख सकते हैं एस एस रूल या फिर भुजा 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 सर्वांग समता, इन दोनों से आप कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या होता है इसका, एस ए एस, जैसे नाम से जाहिर है एस ए एस का मतलब हो गया भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, भी ऐसे त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है और उनका एक कोण बराबर हो। तो बात करते हैं, मान लो यहां से मैं इसको मिटा दूं, तो मान लेते हैं यहां पर इनका ये एंगल यानी कि ए 50 का है, इधर से ये पी 50 डिग्री का है। हमने अब देखा 5 सेमी, ये भी 5 सेमी है, ये 4 सेमी, इसका ये भी 4 सेमी है, इसका ये एंगल ए 50 का, इधर के पी एंगल 50 का है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। अब सर्वांगसम हो जाएगा किससे, सर्वांगसम का निशान त्रिभुज पी क्यू आर एस ए एस रूल होने की वजह से सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज के तीसरा नियम होता है इसके अंदर ए एस ए। ए एस ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब है एंगल यानी कि कोण, एस का मतलब है भुजा यानी कि साइड, और ए एंगल यानी कि कोण। ऐसे त्रिभुज जिसके अंदर दो कोण और एक भुजा बराबर होगा उस त्रिभुज के सर्वांग समता के इस वाले नियम से लागू हो जाएगी। मान लेते हैं, हम बात करते हैं ये दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, इसकी मान लेते हैं ये 5 सेमी है, ये 5 सेमी है, और इसकी ये दो कोण बराबर है। यहाँ से 40 का है, ये 40 का है, मान लेते हैं ये 60 का है और ये 60 का है। अब हमने देखा इस त्रिभुज का एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज के दोनों कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो इसे हम कह देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के कौन से नियम से, ए एस ए रूल से। ए एस ए रूल का मतलब क्या हो गया, कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण सर्वांग समता। अब केवल सर्वांग समता करने से ही अपने सभी रिजल्ट नहीं आ जाएंगे, सर्वांग समता के साथ साथ हमें इसके परिणाम के बारे में भी कुछ निर्णय लेने होंगे कि ये सर्वांग समता हमने क्यों किया, इसका क्या फायदा हुआ। देखिए, सर्वांग समता के लिए क्या चीजें होती हैं, हमें ये पता है भी किसी भी त्रिभुज के अंदर हम बात करेंगे 3 भुजा और 3 कोण की, 3 भुजा और 3 कोण। ठीक है, तो यदि मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी इसका नाम है, तो इसके अंदर 3 भुजा आएगी ए बी बी सी और ए सी,
और इसके तीन कोण, कोण ए को हम कह देंगे BAC, कोण बी को हम कह देंगे कोण ABC, कोण सी को हम कह देंगे कोण ACB। ये तीन कोण, हमारे पास 6 चीजें हैं कुल, 3 भुजा और 3 कोण। इन 6 चीजों में से हमें 3 चीजें बराबर सिद्ध करनी होती है। आप या तो ये तीनों बराबर कर दो तो आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, या फिर इसमें से 2 और इसमें से 1 तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, या फिर इसमें से 2 और इसमें से 1 तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो 3 भुजाओं से क्या होगा? सर्वांगसम। अब बात करते हैं समरूपता की। बिल्कुल लगभग एक जैसे रूल्स होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। समरूपता का जो सबसे पहला रूल होता है उसे हम कहते हैं ए रूल। ठीक है, ए रूल का मतलब हो गया कौन 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 समरूपता। ए रूल यानी कि कौन 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 समरूपता। देखिए इसके अंदर क्या चीज है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ये चीज काम आएगी अपने सर्वांग समता के लिए और ये काम आएगा अपने समरूपता के लिए। यदि यहां पर जब 3 कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है लेकिन समरूप जरूर होगा। जब त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होगी तो वो क्या होगा? समरूप और सर्वांगसम दोनों ही होंगे। लेकिन केवल 3 कोण बराबर सिद्ध करने से हमारे पास सर्वांग समता सिद्ध नहीं हो जाती, केवल समरूपता ही सिद्ध होगी। ठीक है, अब समरूपता के लिए बात करते हैं अपने ए रूल। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, और एक ये दूसरा त्रिभुज है बिल्कुल एक जैसा लेकिन छोटे और बड़े का फर्क है। एक त्रिभुज आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, बड़ा है और एक छोटा है। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर समरूपता का रूल कब कब लगेगा इसके ऊपर बात करते हैं अपनी। मान लेते हैं एक त्रिभुज का ये कोण 50 का है, इधर से इसका ये कोण 50 का है, इधर से इसका ये कोण 60 डिग्री का है, इधर से इसका ये कोण 60 डिग्री का है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 50 60 तो तीसरा जाहिर है 70 डिग्री आ जाएगा। सेम इधर से भी ऑटोमेटिक 70 आ जाएगा। यानी कि केवल 2 कोण को बराबर सिद्ध करने से भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तीनों कोणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर सिद्ध कर देंगे तो भी हम ए रूल उसको लिख सकते हैं, यानी कि तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कौन 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 समरूपता, यानी कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। ये त्रिभुज का निशान होता है और इसमें हम लगा देंगे ए रूल, यानी कि कौन 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 समरूपता। दूसरी बात करते हैं एस रूल, यानी कि भुजा भुजा भुजा। अब देखिए यहां पर है समरूपता और यहां पर है सर्वांग समता, है बिल्कुल एक जैसे रूल। लेकिन यहां पर एक छोटा सा फर्क क्या आ जाएगा इन दोनों के अंदर। यहां पे क्या होगा, इस जगह त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात यहां पर क्या है, तीनों भुजा बराबर है इस रूल के अंदर। यहां पर क्या है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब अनुपात के लिए बात करते हैं अपने, अनुपात किस तरीके से निकालेंगे। मान लेते हैं इस त्रिभुज AB की एक भुजा 6 है और इस PQ की एक भुजा है 3। ठीक है, BC की एक भुजा 8 है, इसकी है 4। ठीक है, अब मान लें इसकी तीसरी भुजा यहां पर मान लेते हैं 5 है
और इसकी तीसरी भुजा है 2.5 यानी कि 2.5। अब इन तीनों का रेशो देखिए, 3 का दुगना हो गया 6, 2.5 का दुगना हो गया 5, 4 का दुगना हो गया 8। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तब इसको हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर था। इस तरीके से SS रूल, इस रूल और इस रूल में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, सर्वांग सम के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होनी जरूरी है, यहाँ पर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि यदि त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं करें, AB, BC और AC, इधर PQR की 3 भुजाएं करें, PQ, QR और PR, इनका ये अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात या बटा एक ही चीज होती है, इनका अनुपात बिल्कुल बराबर बराबर आएगा, तब त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तीसरी बात करते हैं SAS रूल। SAS का मतलब हो गया भुजा कौन भुजा। यानी कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात, यहां पर भी देखिए SAS रूल था, यहां पे अनुपात की बातें नहीं होती, यहां अनुपात की बात होगी। यहां पर केवल भुजा बराबर होनी चाहिए, यानी भुजा की माप जितनी इधर है उतनी उधर होनी चाहिए। यहां पर भुजा की माप इधर है तो उधर से अनुपात जब ले रहे हैं दोनों का बराबर होना चाहिए, यानी कि यहां पर क्या होगा, 2 भुजाओं का अनुपात तथा एक कोण यदि समान होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, सर्वांग समता और समरूपता के अंदर। सर्वांग समता के अंदर क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है। समरूपता के अंदर क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसके अंदर दूसरा रूल SAS रूल है, इसमें भी है तीसरा रूल SAS रूल। ठीक है, इसमें के अंदर क्या होगा, 2 भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए। इसके अंदर 2 भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ASA रूल, यहाँ पर ASA नहीं है, यहाँ पर AAA रूल है, यानी कि यदि हम यहाँ पर 2 एंगल बराबर सिद्ध कर देंगे तो स्वतः ही वो समरूप हो ही जाएगा, क्योंकि तीसरा अपने आप बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हमने 2 बराबर सिद्ध किए, एक के दूसरे के बराबर दोनों बराबर सिद्ध किए हैं, तो इसका भी 180 होगा, उधर से भी 180 होगा, तो तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो ये बातें थी सर्वांग समता और समरूपता के नियम के रिलेटेड। अब नियम से ही अपना सवाल नहीं चल पड़ेगा, नियम के बाद इनके परिणाम के बारे में चर्चा करना जरूरी है। भाई परिणाम क्या मिला, ये समरूप और सर्वांग सम ने क्यों सिद्ध किया। देखिए सर्वांग समता, मान लेते हैं 2 त्रिभुज ABC और PQR, किसी भी तीनों में से कोई भी एक रूल लग के ये सर्वांग सम हो जाते हैं। कोई भी तीनों में से कोई भी एक रूल लग के हमने इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या परिणाम प्राप्त होंगे, इन परिणामों को इंग्लिश में कहा जाता है CPCT, कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, और हिंदी में हम कहेंगे सर्वांग समता से। CPCT या सर्वांग समता से, इसके अंदर क्या परिणाम प्राप्त होगा, इस त्रिभुज की भुजा AB PQ के बराबर हो जाएगी स्वतः ही। कोई भी एक रूल लेके हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध किया है, तो ये 6 चीजें हमारे पास बिल्कुल जाहिर है आ ही जाएंगी। BC जो होगा QR के बराबर होगा, AC जो होगा PR के बराबर होगा। आपने केवल सांकेतिक से यहां से आप बना सकते हो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, AB स्टार्टिंग की 2, BC लास्ट 2, फिर पहली तीसरी यानी कि AC। इसी प्रकार इधर से पहली 2 PQ, दूसरी 2 QR
और पहली तीसरी पी आर। तो यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी। उसके बाद यहां से बात करें कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के। कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। कोण सी बराबर होगा कोण आर की। यहां पर ए को हम बीच में लेके चलेंगे, बी ए सी, ठीक है। बी को बीच में लेंगे या सी को बीच में लेंगे। इधर से पी को बीच में लेंगे तो क्यू आर लगा दिया हमने, क्यू को बीच में लेंगे पी आर लगा दिया, आर को बीच में लेंगे तो पी क्यू लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सबसे अच्छी खासियत होती है इसके अंदर, ये परिणाम हमारे पास स्वतः ही आ जाएंगे। किसी भी एक रूल से यदि हम सर्वांग समता सिद्ध करते हैं दो त्रिभुजों के बीच, तो ये परिणाम हमारे पास स्वतः ही आ जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सर्वांग समता के बाद समरूपता के परिणाम के बारे में चर्चा करते हैं अपने, ठीक है। सिमिलरिटी यानी कि समरूपता से क्या सिद्ध होता है। मान लेते हैं कोई दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसकी भुजा ए बी, इसकी भुजा पी क्यू, इसकी दूसरी भुजा बी सी, इसकी दूसरी भुजा क्यू आर, इसकी पहली और तीसरी यानी कि ए सी, और इधर से पी आर, इनका अनुपात बराबर आएगा। एक बात तो ये आ जाएगी इसके अंदर समरूपता से। दूसरी बात क्या आ जाएगी, जो इसके अंदर है सेम यही चीज, यानी कि कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा, ठीक है। ये है इसकी परिणाम। तो सर्वांग समता और समरूपता सिद्ध करने के साथ साथ हमें इसके परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए भी ये हम कर क्यों रहे हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होगा। इससे हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं, इनमें से कोई ना कोई एक चीज या दो चीज अपने को देता है भी, क्वेश्चन के अंदर अपने को देता होता है, और तीसरी चीज पूछ लेता है। हो सकता है वो अपने से ये दो चीजें दे दे और कह दे सिद्ध कीजिए कि AC बराबर है PR, तो हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध किया और सर्वांग समता के परिणाम से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि ये बराबर है। तो ये बातें थी त्रिभुज के अंदर संबंध के रिलेटेड। अब देखिए बराबर कैसे, क्या और क्यों आता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे भी। कौन कैसे बराबर हो जाएंगे, भुजाएं कैसे बराबर हो जाएंगी, किन्हीं चित्रों के अंदर, ये चित्रों से पता लगता है उसके अंदर क्या कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसका जो भी हमने डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से पता लगता रहेगा। बात करते हैं कोणों की। कोण देखिए किस किस प्रकार से बराबर हो सकते हैं। सबसे पहली बात हो सकता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन को हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ। अब इसके बारे में आपको एक एग्जांपल दूंगा, कॉमन कोण क्या होते हैं। मान लो एक ये त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक अपने ये बना लेते हैं, मान लो ये लाइन है एक, ठीक है। अब ABC, चलो कुछ भी नाम दे दो इसको, इधर PQ दे दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए इस चित्र से हमें पता लग रहा है भी यहाँ पर एक तो बड़ा त्रिभुज है ABC और एक छोटा त्रिभुज है APQ। यहाँ पर क्या होगा, इनका ये A कोण क्या होगा, इसका कॉमन होगा। किस तरीके से होगा, यदि मान लो छोटे के लिए ये कोण 40 का है तो बड़े के लिए भी 40 का ही रहेगा। क्योंकि कोण का क्या चीज होती है, यदि मान लो ये कोण जितने भी डिग्री का है, मान लो ये कोण 50 डिग्री का है, ठीक है, और इस कोण का नाम अपने पास इसके हिसाब से बात करते हैं। यदि हम APQ रखते हैं, यदि हम इसकी भुजा को बढ़ाएं, इधर से इसको बढ़ाएं, तो इसके कोण के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मान लो कोई 2.BC आ गए तो कोणों के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, केवल भुजाएं बढ़ रही है, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं कॉमन कोण, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ कोण। तो ये कोण क्या हो गया,
कॉमन कोण, तो कॉमन कोण के बारे में पता लग गया। ऐसे कोण जो दोनों त्रिभुज के अंदर बिल्कुल उसी नाप का हो उसे हम कहते हैं कॉमन कोण। दूसरी अपने पास आ जाती है शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं ये इस तरीके से आ गया अपने पास। अब यहां पर हमारे पास क्या है, दो कोण बन गए, ये कोण, ठीक है। ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज, इसके ये दो कोण बन गए। तो जहां पर x बने, यानी कि जहां पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं बिल्कुल लाइन, तो वहां पर ये कोण शीर्षाभिमुख होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। इसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये दो रेखाएं हैं जो है समांतर यानी कि पैरेलल। पैरेलल यानी कि समांतर। समांतर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि लाइनें बराबर हों, लाइनें इस तरीके से हों जिनको आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर और बराबर में ये फर्क होता है, ठीक है। अब मान लो ए बी और पी क्यू ये दोनों बराबर, मतलब कि बराबर तो नहीं है लेकिन ये समांतर हैं। अब समांतर के बीच में यदि मान लो कोई एक रेखा इस तरीके से कट जाए तो यहां जो कोण बनेगा जेड की शेप में, और ऐसा जरूरी नहीं है, इस तरीके से भी बन सकता है ये वाला कोण भी। यदि ये भुजा बड़ी होती तो ये वाला कोण भी जेड ही की शेप में होता है, यानी इस शेप में बन जाए या इस शेप में बन जाए। बस इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये दोनों का समांतर होना जरूरी है। उस कंडीशन के अंदर क्या कहलाएंगे ये एकांतर कोण। तो शीर्षाभिमुख के लिए अपने को x देखना है, एकांतर के लिए हमें देखना है z, ठीक है। अब बात करते हैं संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या होता है, संगत कोण के लिए भी क्या होना जरूरी है, समांतर होना जरूरी है। ये लाइन समांतर होगी, एक रेखा इधर बिल्कुल इनको दोनों को काटेगी, तो यहां ये जो कोण है देखो वाई जैसा शेप बना रहा है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। मान लेते हैं इधर देखिएगा, ये वाला कोण इसके बराबर को, वाई जैसा शेप बनता है, दोनों में सेम शेप बनना चाहिए, तो ये कहलाते हैं संगत कोण। तो संगत की थोड़ा सा वाई जैसी आकृति को हम संगत कोण कह देते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके पास आ जाए भी दोनों के अंदर समकोण हो, एक छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, भी एक में भी 90 डिग्री दिया है, दूसरे में भी 90 डिग्री दिया है, तो ये भी बराबर हो सकते हैं। तो ये कोणों के बारे में बात थी भी कौन किस किस तरीके से बराबर हो सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट मोस्टली यही चीजें आती हैं। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन एंगल, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, एकांतर अल्टरनेटिव एंगल, संगत कोण, ठीक है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, समकोण यानी कि राइट एंगल। तो ये था कोणों के आधार पे अपने को कोण को बराबर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अपने को किताबों के अंदर ज्यादातर दी गई हैं। तो आपको ये चीजें यदि आप समझ में आएगी आपके, तो हम इसके बाद आपका पूरा त्रिभुज के बारे में एक आपका टॉपिक है 10th क्लास की छठी प्रश्नावली है त्रिभुज, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको पूरी अच्छी तरीके से वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, देखिएगा, एक एक इसकी बारीकी को समझिएगा। उसके बाद जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे तो इसके अंदर आपके ऊपर बात करेंगे 6 चैप्टर, यानी कि 10th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6, जिसका नाम त्रिभुज है। उसके अंदर त्रिभुज के पिछले अध्ययनों को नहीं दिखाया गया, थोड़ा विस्तार पूर्वक दिया गया है। उसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको ये चीजें बिल्कुल याद करनी है। ये याद होने के बाद आपको वो बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे। तो ठीक है, तो आज आप
इसको पूरा वॉच कीजिएगा, पूरी एक एक वीडियो के एक एक चीज को देखिएगा, कहाँ क्या कौन बराबर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। तो धन्यवाद।